क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर चेक करो फटाफट। पहले वर्किंग नोट देख लो, वर्किंग नोट में ये अमाउंट्स चेक करो पहले। उसके बाद मेन आंसर देखो। मेन आंसर 11,300 का लॉस, 11,300 का लॉस। और इंटरेस्ट कॉलम में 2 P&L अकाउंट 5,200, इंटरेस्ट कॉलम 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,200। ठीक है, और ये जो वर्किंग नोट 2 है उसमें मार्केट प्राइस एट पार बोला हुआ है। मार्केट प्राइस जो है एंड में एट पार है। कॉस्ट आ रहा 19,200, तो विचरी लेस के हिसाब से 19,200 ही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 19,200। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। टी लिमिटेड परचेस्ड, परचेस्ड है, वो होल्ड नहीं है, मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं है यहां पे। टी लिमिटेड परचेस्ड ऑन 1st May 2019 13.5% convertible debenture in D Limited of face value of rupees 5 lakh at the rate of 105। फेस वैल्यू 5 लाख है, एट द रेट ऑफ 105 मतलब 5 लाख इंटू 105 परसेंटेज। 5 लाख के फेस वैल्यू है, बट 105 पे खरीदे तो अपन अजम्पशन करेंगे कि 100 रुपीज फेस वैल्यू है उसका, 100 रुपीज उसका फेस वैल्यू है। ठीक है, तो फिलहाल में 105 में खरीदे मतलब 5 लाख फेस वैल्यू इंटू 105 परसेंटेज, ये प्राइस पे उन्होंने खरीदा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इज पेएबल ईच ईयर ऑन 31st March एंड 30 September। तो टी लिमिटेड है इन्वेस्टर का नाम, इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट किया है डिबेंचर ऑफ डी लिमिटेड के अंदर, कन्वर्टेबल डिबेंचर इन डी लिमिटेड। स्टार्टिंग में 1 मई को उसने परचेस किया 5 लाख के डिबेंचर फेस वैल्यू के 105 रुपए के हिसाब से। तो इसका मीनिंग ऐसा है कि 5 लाख क्वांटिटी नहीं है, रुपीज 5 लाख फेस वैल्यू डिबेंचर, रुपीज 5 लाख फेस वैल्यू डिबेंचर एट द रेट ऑफ 105। तो ये 105 है, इसका मतलब ये 100 रुपए का डिबेंचर 105 में खरीदा, फेस वैल्यू अपन 100 अज्यूम करेंगे तो 5 लाख के डिबेंचर फेस वैल्यू 100 मतलब कितने 5,000 क्वांटिटी, तो 5,000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 105, ऐसा है उसका मीनिंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल every year, each year 31st March and 30 September। The accounting year adopted by T Limited, कौन है T Limited? इन्वेस्टर, is a calendar year। तो अगर कैलेंडर ईयर इन्वेस्टर का ईयर एंडिंग है और इंटरेस्ट पेमेंट डेट है 31st March और 30 September, तो इसका मतलब इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री बनेंगी वहां पे, ओपनिंग में नहीं बनेंगी, क्लोजिंग में बनेंगी। ओपनिंग में क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज पहला परचेज उसने 1 मई को किया, तो उसके पहले का इंटरेस्ट एक्रूड होने का सवाल ही नहीं आता। इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री अपन कब करेंगे? जब अपने पास ओपनिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का।
पहली बार खरीदे ही अपन ने, तो खरीदते वक्त सामने वाले को अपन इंटरेस्ट दे देते हैं, सामने वाले को इंटरेस्ट पे करेंगे अपन खरीदते वक्त, ठीक है। तो खाली इसमें ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि ये 105 रुपए एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, नहीं बोला, ठीक है। तो आगे देखेंगे अपन क्या दिया हुआ है। The following other transaction were entered into in 2019 by T Limited in regard to these debentures. तो ये जो डी लिमिटेड में डिबेंचर्स खरीद रहा ना टी लिमिटेड, तो उसके रिलेटेड कुछ और ट्रांजैक्शन भी हुए। August 1st परचेज्ड रुपीज 2,50,000 डिबेंचर्स एट 107 कम इंटरेस्ट। रुपीज 2,50,000 ये फेस वैल्यू है, परचेज्ड रुपीज 2,50,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 107। तो इसको अगर डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये भी नंबर आ जाता 2,500 एट द रेट ऑफ 107। तो 2,500 इंटू 107 करेंगे तो ये परचेस कॉस्ट आ जाएगा। कम इंटरेस्ट है वो, मतलब ये कम इंटरेस्ट है, मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है इसका। 1 अक्टूबर सेल ऑफ रुपीज 2 लाख डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 103। अगेन ये फेस वैल्यू है, 2 लाख रुपीज का फेस वैल्यू का डिबेंचर 103 के हिसाब से बेचा उसने। 31 दिसंबर रिसीट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड ऑफ 10 each इन कन्वर्जन ऑफ 20% ऑफ द डिबेंचर हेल्ड। देखो स्टार्टिंग लाइन में क्या दिया था, कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर बोल के नाम दिया था। तो कन्वर्टेबल मतलब जिसको आगे जाके कभी ना कभी कंपनी जो है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देंगे, ऑप्शन रहता, वो कंपलसरी कन्वर्ट करना ऐसा नहीं रहता। और टी लिमिटेड को अगर लगा कि इक्विटी शेयर में अगर अपने को ऑप्शन मिला तो बिल्कुल कंपनी बहुत अच्छी है, इसके इक्विटी शेयर ले लेना चाहिए। तो यहां पे क्या बोल रहा कि 31 दिसंबर जो ईयर एंडिंग है टी लिमिटेड का, इन्वेस्टर का जो ईयर एंडिंग है, उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो डी लिमिटेड है ना जिनका डिबेंचर अपन खरीदा हुआ है, वो कंपनी ने क्या किया, ऑफर दिया कि जिनके पास जितने भी डिबेंचर है 20% कन्वर्ट कर लो इक्विटी में, जिनको करना है। तो अपन ने क्या किए, 10,000 इक्विटी शेयर ले लिए, रिसीट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर इन डी लिमिटेड ऑफ 10 each इन कन्वर्जन ऑफ 20% ऑफ द डिबेंचर हेल्ड। तो 31 दिसंबर को अपने पास कितने डिबेंचर है वो देखेंगे, उसका 20% अपन ने कन्वर्ट कर लिया। और क्या मिला अपने को कन्वर्जन में, 10,000 इक्विटी शेयर इन डी लिमिटेड ऑफ 10 each, 10,000 इक्विटी शेयर मिले 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो जब कभी भी कन्वर्जन होता ना तो इन्वेस्टर की बुक में एंट्री क्या होंगी, कन्वर्जन के इसमें इन्वेस्टर की बुक में एंट्री क्या होंगे मालूम क्या, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डी लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स ऑफ डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। तो अपना क्या चला, अपने यहां से क्या गया, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऑफ डी लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऑफ डी लिमिटेड। मतलब ये एंट्री क्या है, क्या मिल रहा है उसको डेबिट करो, और क्या अपन उसको, अपन जो 20% डिबेंचर सरेंडर करेंगे, मतलब अपने डिबेंचर अपन 20% दे देंगे तो अपने को इक्विटी शेयर मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट डिबेंचर ऑफ डी लिमिटेड। कोई भी चीज कन्वर्जन में अपन दे रहे ना, तो जो आ रहा वो डेबिट कर दो, जो जा रहा वो क्रेडिट कर दो, सीधा सीधा है। अब क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू क्या लेना, वैल्यू क्या लेना। अगर किसी को लग रहा कि सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 इंटू 10 रुपीज, 10 रुपए का एक शेयर है, भाई तुम्हारे डिबेंचर अगर समझो 2 लाख के एग्जाम्पल, और तुमको 1 लाख के इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, तो ये एंट्री टैली थोड़ी ना होंगी। तुमको ये देखना पड़ता कि तुम जो चीज दे रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, उतने ही वैल्यू तुमको इसकी लेनी पड़ती। ये जो इन्होंने दिया ना 10,000 इक्विटी शेयर मिल रहा अपने को 10 रुपए का, ये तो फेस वैल्यू हो गया, तो इसकी मार्केट वैल्यू इतनी थोड़ी ना है। भाई टी लिमिटेड भी इन्वेस्टर है, उसको भी समझ में आता कि इक्विटी शेयर अगर ले रहे होंगे तो इक्विवेलेंट लेंगे अपन। अपने डिबेंचर को अगर अभी मैं 20% बेच दूं मार्केट में तो मुझे कितना पैसा आएगा, अगर उतने वैल्यू के इक्विटी शेयर मिल रहे मुझे या उससे ज्यादा वैल्यू के मिल रहे तो मैं कन्वर्जन करूंगा। जब भी कोई कन्वर्जन करता ना तो ये देखता कि मुझे जो चीज मिलने वाली वो कितने की है और मैं जो दूंगा वो कितने की है। अगर इसमें आने वाली चीज ज्यादा की है और देने अपन जो दे रहे उसकी वैल्यू कम है, तो इसकी वर्थ कितनी रहती मालूम क्या, अपन जो चीज दे रहे ना उसकी वर्थ ले लेना पड़ता अपने को। जैसा मेरे पास समझो एक फर्नीचर है जो 5,000 में मार्केट में बिक सकता, 5,000 में अभी बिक जाता, लेकिन मुझे सामने वाला कोई पर्सन है वो क्या बोल रहा है कि मैं तुमको मशीनरी दे देता, ये फर्नीचर मुझे दे दो, और अपन उसके लिए रेडी हो गए।
अपन रेडी तभी होंगे जब अपने को लगेगा कि मशीनरी 5,000 में बिल्कुल सही है, 5,000 मिनिमम उसकी प्राइस है। हाँ, अगर ये मशीनरी की वैल्यू 4,000 है तो अपन कन्वर्जन करेंगे ही नहीं। अपन बोलेंगे यहाँ 4,000 रुपए में इन्हों देने को मशीनरी रेडी है, फर्नीचर अपन 5 में बेच के 4 में खरीद लेंगे, 1,000 अपना बचने वाला है। तो कभी भी कन्वर्जन के अंदर क्या देखते हैं, जो चीज अपन दे रहे उसकी मार्केट वैल्यू जो है, उसकी जो वर्थ है, वो अपने को इसमें कंसिडर करना पड़ता। मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो 20% डिबेंचर अपन कन्वर्जन में दे रहे कंपनी को, उसकी वर्थ कितनी है अपने हिसाब से, उसकी वैल्यू अपनी कॉस्ट कितनी है, अपन ने कितने में खरीदे थे उसको 20% को, वो वैल्यू को अपने को इक्विटी शेयर का कंसिडर करना पड़ता। और एंट्री बहुत सिंपल है, जो चीज मिल रहा है वो डेबिट करो, और जो चीज अपन कन्वर्जन में दे देंगे वो क्रेडिट करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब 2 अकाउंट नहीं बनने वाले हैं। वो इक्विटी शेयर आ रहे ना, तो अपने को खाली अपना अकाउंट कौन सा है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। और अपने को क्या मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट हो जा रहा ना अपना, क्योंकि अपन अपने डिबेंचर जितने भी है 20% कन्वर्ट कर ले रहे, तो सीधा सीधा अपने को जैसा बाय बैंक लिखते हैं अपन सेल के टाइम पे, अब बैंक नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डी लिमिटेड, ये लिख देंगे। ठीक है, अगर नीचे क्वेश्चन में बोलता था कि प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट डिबेंचर ऑफ डी लिमिटेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ डी लिमिटेड, ऐसे दोनों भी बनाने के लिए बोलता था तो 2 अकाउंट बनाते थे अपन। लेकिन नीचे क्या बोला है, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रिपेयर द डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब ये वाला अकाउंट नहीं बनाना है अपने को, इक्विटी शेयर आ गया मतलब अकाउंट बनेगा, ऐसा नहीं है। खाली अपने को इतना बोल रहा है कि कन्वर्ट करें अपने 20% डिबेंचर 31 दिसंबर को जितने भी अपने पास डिबेंचर है उसका 20% अपन ने कन्वर्ट कर लिया इक्विटी शेयर में, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो एंट्री बहुत सिंपल है, इक्विटी शेयर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। एज ए इन्वेस्टर इक्विटी शेयर मुझे आएंगे और मेरे यहां से क्या जाने वाला है, डिबेंचर। पूरे डिबेंचर नहीं, 20%। अब मेरे पास कितने रहेंगे उस डेट पे अपन देखेंगे अभी कैलकुलेशन करके कि 31 दिसंबर को मेरे पास कितने डिबेंचर है। ठीक है, और 31 दिसंबर को जितने भी डिबेंचर रहेंगे उसका 20% मैं दे दूंगा और इक्विटी शेयर ले लूंगा। अब वैल्यू का क्वेश्चन है, तो वैल्यू जो डिबेंचर अपन 20% कन्वर्ट कर रहे उसकी वैल्यू क्या है, वो अपने को इक्विटी शेयर की वैल्यू ले लेना है। अपने लिए कॉस्ट बन जाता इक्विटी शेयर का। अपने लिए इक्विटी शेयर का कॉस्ट कितना है, जो अपन दे रहे एज ए सरेंडर करके कन्वर्जन करते हुए, तो वो चीज की वैल्यू कितनी है अपने लिए, वो वाली वैल्यू अपने को इक्विटी शेयर की ले लेनी है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए नहीं आने वाला है, क्योंकि इक्विटी शेयर की वैल्यू 10 रुपए का है ना, तो 100 रुपए भी रह सकता, 50 रुपए भी रह सकता, 20 रुपीज भी रह सकता। तो 10,000 शेयर का अपने लिए वर्थ कितना है, अपने को तो फ्री में आ रहा है। अपन अपने डिबेंचर देके अपने को इक्विटी शेयर फ्री में, मतलब इन एक्सचेंज ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर आ रहा अपने को। तो अपने डिबेंचर अपने वर्थ कितने के है, वो वाली वैल्यू इक्विटी शेयर की कंसिडर कर लो, क्योंकि कंपनी कन्वर्ट कर रही है वो भी, उसको भी पता है कि अपन जो चीज दे रहे वो कितने की दे रहे और अपने को क्या मिल रहा है। कन्वर्जन ऑप्शन कंपनी ऐसे थोड़ी देंगे। मान लो कोई कंपनी है जिसको पता है कि अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 इन्वेस्टमेंट अपन कन्वर्ट कर रहे हैं ना, और अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन मार्केट में 25 रुपए रेट है, तो 10,000 इंटू 25 कितना हो गया, 2,50,000। ठीक है, और जो डिबेंचर अपन ले रहे, जो डिबेंचर अपन ले रहे उसकी वर्थ 1,20,000 है, तो कोई कंपनी ऐसा ऑफर देंगी नहीं कन्वर्जन का। भाई तुम जो ले रहे हो वो 1,20,000 की चीज ले रहे हो, 2.5 लाख की चीज देंगे उनको, तो मतलब क्या है। तो जनरली ये कन्वर्जन का ऑफर जब देते ना, तो नियर टू मार्केट प्राइस रहता, मतलब जो अपने डिबेंचर का मार्केट वैल्यू रहता वो इक्विटी शेयर का वैल्यू भी उसके नजदीक ही रहता, मार्केट वैल्यू एकदम नियर ही रहता। बोलने का तो क्या, ऐसा डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं रहता, डबल अमाउंट का नहीं रहता, क्योंकि देने वाला कंपनी जो है, ऑफर देने वाला, वो भी बिजनेसमैन है, मतलब वो भी ध्यान रखता कि भाई अपना लॉस नहीं होना। नहीं तो ऐसा हो रहा मार्केट में अपन वो इक्विटी शेयर इशू करके इतना पैसा ले सकते, अपन इधर डिबेंचर को कन्वर्ट करके उनको एकदम कम रेट में दे दे रहे, ऐसा भी नहीं होना। ठीक है, तो अपने को फिलहाल में एज ए इन्वेस्टर अपने को क्या करना है, इक्विटी शेयर डेबिट करना है, डिबेंचर क्रेडिट करना है, एंड वैल्यू लेनी है जो डिबेंचर अपन इशू करे उसकी। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड एट द एंड ऑफ 2019 वाज 106 एंड 15 रुपीज रेस्पेक्टिवली। ये जो 31 दिसंबर है ना, इस डेट पे मार्केट वैल्यू कितनी है बोल रहा है, डिबेंचर की 106 रुपए और इक्विटी शेयर का कितना है 15 रुपीज। प्रिपेयर द डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टी लिमिटेड, ये जो इन्वेस्टर है टी लिमिटेड, ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अपने को एवरेज कॉस्ट बेसिस पे निकालना है।
एवरेज मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस, सिंपल एवरेज कभी भी यूज नहीं होता, वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस, वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो अभी तक अपन ने 4 क्वेश्चन जो किए ना वो सब फीफो मेथड के थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये क्वेश्चन जो है वेटेड एवरेज मेथड से अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, कितने परचेज है इसमें बोलो, ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कितने परचेज है? 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं? हाँ, जो एक बोल रहा वो खाली नीचे के ये 3 ट्रांजैक्शन देख के बोल रहा कि भाई परचेज, सेल और रिसीट ऑफ इक्विटी शेयर। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में क्या बोला था? क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ो एक बार, टी लिमिटेड परचेज्ड, इसका मतलब स्टार्टिंग में ऑलरेडी इनके पास कोई डिबेंचर नहीं थे, पहली बार उन्होंने 1 मई को परचेज किए, 1 मई को फर्स्ट टाइम परचेज किए उन्होंने, ठीक है। और कभी भी याद रखो, जब भी परचेज किए बोलते अपन, तो ये किससे परचेज किए? ओपन मार्केट से, ओपन मार्केट से परचेज किए मतलब। हाँ, अभी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पहला परचेज हुआ उसका प्राइस जो है 105 रुपए, वो कम इंटरेस्ट प्राइस है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस नहीं बोला। लेकिन नीचे एक परचेज जो है ना उसका बोले वाला है कम इंटरेस्ट, नीचे जो एक परचेज दिया 1 अगस्त को उसका कम इंटरेस्ट बोला। 1 अक्टूबर को सेल हुआ उसका भी नहीं बोला क्वेश्चन में, यहां पे नहीं दिया। ये 105 रुपए कौन सा प्राइस है ये नहीं दिया। और कन्वर्जन का तो प्रॉब्लम नहीं है, कन्वर्जन का तो अपना डिबेंचर का वैल्यू रहेगा। तो अगर एक ट्रांजैक्शन का कम इंटरेस्ट बोल रहा हूं, बाकी के बारे में साइलेंट है, परचेज रहो या सेल रहो, बाकी साइलेंट है, तो अपन उसको क्या पकड़ेंगे? अजम्पशन लिख के एक्स इंटरेस्ट। जो जो अमाउंट के सामने कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट नहीं बोला वो अपन क्या पकड़ेंगे? एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। सो अज्यूमिंग दैट मार्केट प्राइस गिवन्स आर अज्यूम टू बी एक्स इंटरेस्ट प्राइस, जिसका भी बोला नहीं उसका अपन मार्केट प्राइस क्या पकड़ेंगे? एक्स इंटरेस्ट प्राइस पकड़ेंगे वहां पे। सेल और परचेज दोनों के लिए अजम्पशन एक ही रहेगा दोनों का कि वेर एवर क्वेश्चन इज साइलेंट द गिवन प्राइस अज्यूम टू बी एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्वेश्चन जहां पे भी साइलेंट है वहां पे अज्यूम कर रहे हैं हम कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, क्योंकि कम इंटरेस्ट दे दिया उसने, एक ट्रांजैक्शन में कम इंटरेस्ट दिया, बाकी सब साइलेंट है, ठीक है। तो फॉर्मेट प्रिपेयर करो सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ टी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ टी लिमिटेड, in the books of T Limited, investment account, investment account for the period from 1st of May 2019 to 31st December 2019, फर्स्ट May 2019 to 31st December 2019। securities 13.5% debenture of D Limited, interest due dates 31st of March and 30 September, and face value 100 rupees per debenture assume, 100 rupees per debenture assume। तो ये फॉर्मेट प्रिपेयर करो, 15-16 लाइंस का अप्रोक्सीमेट।
जिनका हो गया वर्किंग नोट 1 8 कॉलम्स, वर्किंग नोट 1 परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिटेल्स ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिटेल्स ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 8 कॉलम्स है। एक अराउंड 8 लाइन्स का बना लो, 6 to 8 लाइन्स। 2 परचेज है और एक सेल है, तो वो हिसाब से कितने लाइन लगेंगे देखो, 6 या 8 लाइन्स के आसपास लगेंगे। हो गया? चलो सबसे पहले टी लिमिटेड परचेस्ड ऑन 1st May 13.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर इन डी लिमिटेड। तो यहां पे परचेज बोल के पहले हेडिंग बनाओ, परचेस, उसमें लिखो 1st May 2019, 1st May 2019, 5 लाख रुपए का फेस वैल्यू, 5 लाख रुपए का फेस वैल्यू। ठीक है, और क्योंकि अपन ने ओपन मार्केट से परचेस किया हुआ है, पूरे चैप्टर में ऐसा ही पकड़ना है कि ये जो 5 लाख का डिबेंचर अपन ने परचेस किया ओपन मार्केट से किया हुआ है। ठीक है, अगर कंपनी से परचेस किया ना तो इंटरेस्ट एक्रूड होता ही नहीं कुछ भी। कंपनी से परचेस किया तो पहले का इंटरेस्ट क्यों देंगे कंपनी? कंपनी 1 मई से डिबेंचर देंगी तो डिबेंचर इंटरेस्ट 1 मई से देंगे। और जो इंटरेस्ट पेमेंट डेट डिसाइडेड है ना, ये कौन से इंटरेस्ट पेमेंट डेट है यहाँ पे? 31 मार्च 30 सितंबर। तो जरूरी नहीं है कि पहला जब इंटरेस्ट पेमेंट देंगे वो 6 महीने का ही होना चाहिए। मान लो डी लिमिटेड को अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ी, उन्होंने 1 मई को ऑफर कर दिया पब्लिक को, 1 मई को या 8 दिन पहले 10 दिन पहले उन्होंने ऑफर किया पब्लिक को कि हमको डिबेंचर इशू करना है, जिनको जिनको चाहिए वो एप्लीकेशन करो, और इंटरेस्ट पेमेंट डेट उन्होंने 31 मार्च 30 सितंबर बोल दिया। तो इसका मतलब 1 मई से 30 सितंबर को पहला बार जब इंटरेस्ट देंगे तब वो उतने मंथ्स का ही देंगे, उसके बाद 6 महीने को रहेगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब यहां पे ये है कि कंपनी अगर ये डिबेंचर टी लिमिटेड उससे खरीदता है कंपनी से डायरेक्टली, तो फिर अपन जो ये 1 मई को इंटरेस्ट एक्रूड करते हैं यहाँ पे वो नहीं आएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में जब तक कुछ नहीं बोला तब तक अपन क्या पकड़ेंगे कि इन्वेस्टर इज परचेजिंग द इन्वेस्टमेंट्स या डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट से खरीद रहे मतलब किसी के पास ऑलरेडी ये 5 लाख के फेस वैल्यू के डिबेंचर है और उसको पैसे की जरूरत है सामने वाले को, आपने उसको बात करके खरीद लिया। कितने में खरीदा? 105 रुपए में। पहले 1 मिनट को इंटरेस्ट एक्रूड 1 मई के पहले
वो सामने वाला पर्सन जिससे अपन डिबेंचर खरीद रहे, डी लिमिटेड के, कोई भी पर्सन होगा, वो पर्सन का नाम क्वेश्चन में कभी नहीं देता, ओपन मार्केट से खरीदा हुआ है ना। तो लिस्टेड डिबेंचर्स रहते तो बाइंग एंड सेलिंग करते थे, सामने वाला कौन है उसको कोई लेना देना नहीं है अपने को। तो अपन ने 5 लाख के डिबेंचर खरीदे 1 मई को। 1 मई के पहले कंपनी ने इंटरेस्ट कब दिया होगा इस डिबेंचर के ऊपर? 1 मई के पहले लास्ट टाइम कब दिए इंटरेस्ट? 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट एक्रूड होना चालू हो गया। 1 अप्रैल से 1 मई तक कितना? 1 मंथ। हाँ, और अपना अजम्पशन रहने वाला है कि वेर एवर द क्वेश्चन इज साइलेंट द प्राइसेस गिवन आर एक्स इंटरेस्ट प्राइस। जहां पे भी क्वेश्चन में प्राइस के बारे में कुछ नहीं बोला कि वो कम इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट है, वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज एन एक्स इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ 5 लाख फेस वैल्यू है, इसके नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे, 100 रुपीज एक का एक डिबेंचर है, तो कितना नंबर निकलेगा? 5000। 5000 इंटू 105 करो, 5000 इंटू 105 5,25,000 होना, तो ब्रैकेट में लिख लो यहां पे नीचे। ये 525 कैसे आया? 5000 इंटू 105, या और एक तरीका है 5 लाख इंटू 105%। 5 लाख का फेस वैल्यू है, 105 में खरीदे और 100 रुपए अगर फेस वैल्यू है उसका, तो 5 लाख इंटू 105 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 525 आ गया। अब 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। 5 लाख के ऊपर 13.5% 1 महीने का इंटरेस्ट। 5 लाख पे 13.5% 1 महीने का इंटरेस्ट। अमाउंट 5625। 5625 राइट है? तो 5625, तो कम इंटरेस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 530625। कम इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट। नाउ नेक्स्ट परचेस, डेट क्या है बोलो? नीचे दिया हुआ है ना, परचेज नेक्स्ट। 4 क्वेश्चन हो गए अपने अभी तक। हाँ, तो फटाफट आंसर बोलो। फर्स्ट नेक्स्ट परचेज कब दिया वाला है? 1 अगस्त है क्या? हाँ, 1 अगस्त। कितने फेस वैल्यू के परचेज किए देखो? 2,50,000 ना, 2,50,000। तो मुझे बताओ अभी कि ये जो 1 अगस्त को अपन ने 2.5 लाख के डिबेंचर परचेज किए ओपन मार्केट से, तो इसके ऊपर उस सामने वाले पर्सन को जो अपने को बेच रहा डिबेंचर्स, उसको इंटरेस्ट कब दिए थे कंपनी ने? 31 मार्च को। तो इसका मतलब 1 अप्रैल से इंटरेस्ट एक्रूड होना चालू हो गया। 1 अप्रैल से कहां तक? 1 अगस्त तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ अगस्त नहीं गिन सकते, 1 अगस्त है, तो 4 मंथ्स। 4 मंथ्स। नाउ कौन सा प्राइस है बोला हुआ है क्या क्वेश्चन में? 107 कम इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो कम इंटरेस्ट कॉलम में आ जाओ और क्या करो, वो जो 2.5 लाख रुपए फेस वैल्यू है ना, उसको पहले नंबर में कन्वर्ट कर लो। नंबर में कन्वर्ट कैसे करते? डिवाइड बाय 100। तो सीधा 2500 इंटू 107 इंटू 107, 2500 इंटू 107, 267,500। राइट, कम इंटरेस्ट कॉलम में लिखो, ये कम इंटरेस्ट कॉलम में लिखना है 267,500। अब अगर इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 2.5 लाख के ऊपर 13.5% 4 मंथ्स का, 2.5 लाख पे 13.5% 4 मंथ्स का 11,250। So what will be the X interest price? Term interest price minus interest, X interest price. $256,250। और कोई परचेज है क्या देखो क्वेश्चन में? अगर नहीं है तो फिर सेल पे आ जाओ। सेल के ट्रांजैक्शन कितने हैं और कौन से डेट पे है? कन्वर्जन इज नॉट अ सेल। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर इज नॉट अ सेल। ठीक है, तो उसको अपन यहां नहीं लिखने वाले। फिलहाल में मार्केट में जो सेल किए वो लिखेंगे अपन। 1/10/2019 को सेल हुआ क्या? 1/10/2019 कितने फेस वैल्यू का? 2 लाख।
तो इसके पहले लास्ट टाइम कंपनी ने इंटरेस्ट कब दिए थे? 1 अक्टूबर के पहले 30 सितंबर। इसका मतलब इंटरेस्ट एक्रूड डैश, तीनों जगह डैश कर दो, फ्रॉम 2 नंबर ऑफ मंथ्स। नाउ इन दिस केस द एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट प्राइस। तो अपने को क्वेश्चन में भले ही उसने कुछ भी नहीं बोला हुआ है, अपन एक्स इंटरेस्ट पकड़ रहे, लेकिन वो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट दोनों सेम ही है। तो 2000 इंटू 103 करो, कितना हो रहा? 2000 इंटू 103 कितना हो रहा? 2,06,000, 2,06,000, 2,06,000, 2,06,000। इंटरेस्ट में डैश आएगा बिकॉज इंटरेस्ट एक्रूड कुछ हुआ ही नहीं। एक ही दिन पहले तो इंटरेस्ट दिए थे ना, तो एक दिन पहले इंटरेस्ट देने की वजह से जो 103 रुपए का प्राइस है ना, वो एक्स इंटरेस्ट ही है, पकड़ लो एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट भी पकड़े तो वही अमाउंट आने वाला है बिकॉज इंटरेस्ट एक्रूड तो कुछ हुआ ही नहीं। ये हो गया क्या सबका? परचेज सेल सब, दो परचेज है और एक सेल है और एक कन्वर्जन है। ठीक है, कन्वर्जन का अपन देखेंगे। तो फिलहाल में आप मेन आंसर में आ जाओ। पहले मेन आंसर में इज देयर एनी ओपनिंग बैलेंस, पहले चेक करो। ओपनिंग बैलेंस ही अगर नहीं है तो एक्रूड का क्वेश्चन ही नहीं आता, ओपनिंग में नहीं आता। ओपनिंग में नहीं है मतलब क्लोजिंग में भी नहीं रहता, ऐसा नहीं है। क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट जितने भी रहेंगे उसके ऊपर एक्रूड होगा, क्योंकि एक्रूड कब एक्रूड होता है नहीं होता वो कैसे देखते हैं अपन? इन्वेस्टर का ईयर एंडिंग डेट और इंटरेस्ट पेमेंट डेट अगर मैच नहीं हो रहे, तो इन्वेस्टर का ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है और इंटरेस्ट पेमेंट डेट है 31 मार्च और 30 सितंबर, तो ये मैच नहीं हो रहा। दिसंबर है और इधर 30 सितंबर है, 31 मार्च और 30 सितंबर। तो इन दिस केस इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री होती है। अब क्वेश्चन है कि ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग की एंट्री होंगी इंटरेस्ट एक्रूड की, और क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग की एंट्री होंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा कुछ ना कुछ, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड करना है अपने को। तो ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली 1 मई को परचेस किए अपन ने, डायरेक्टली 1 मई को परचेस किए, 1 मई को परचेस किए वाला है डायरेक्टली। तो देखो वर्किंग नोट 1 में कितना परचेस किया अपन ने? 2 बैंक, कितने फेस वैल्यू का परचेस किए? 5 लाख। उसका एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या है? 5,25,000, 5,25,000, और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? 5,625। देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, देयरफॉर नो ओपनिंग इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड का ओपनिंग एंट्री कुछ भी नहीं पास किया अपन ने, डायरेक्टली देयर इज अ परचेज ऑन 1 मई, तो अपन ने 1 मई की एंट्री कर दी। अच्छा एक मिनट, डेट वाइज जाना है अपने को, तो एक बार यहाँ पे अपन डेट लिख देंगे कौन से इंपॉर्टेंट है। 1 मई तो हो गया अपना, बट पूरे डेट कौन से जो अपने को ध्यान में रखना है? देखो ये तो परचेज सेल के ट्रांजैक्शन के डेट तो याद रखना ही है, साथ में 31 मार्च और 30 सितंबर। अच्छा 31 मार्च 2019 इस क्वेश्चन में कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि पहला परचेज अपन 1 मई को किए, 1 मई को पहला परचेज किया अपन ने, तो 31 मार्च का इंटरेस्ट अपने को मिलने का सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि 31 मार्च के पहले अपने पास कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। तो ये डेट कुछ काम का नहीं है इसमें, 30 सितंबर और ये जो, और एक 31 दिसंबर ईयर एंडिंग, 31 दिसंबर ईयर एंडिंग। ठीक है, ये इतने डेट याद रखना है अपने को, 1 मई, 30 सितंबर, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर और 31 दिसंबर। ठीक है, तो ये 4-5 डेट अपने को ध्यान में रखना है। 31 मार्च 2019 कुछ भी काम का नहीं है, बिकॉज बिफोर 31 मार्च देर इज नो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर ऑफ डी लिमिटेड। ठीक है, तो अभी आ जाओ, 1 मई को पहला ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद अभी कौन सा डेट है देखो, पहले क्या आएगा? ये 5 डेट में से 1 मई के बाद 1 अगस्त आएगा क्या? हाँ, तो 1 अगस्त को और एक बार परचेस, 1 अगस्त, 1 अगस्त टू बैंक, 1 अगस्त टू बैंक, 2,50,000 का फेस वैल्यू, अमाउंट है 256,250, इंटरेस्ट कॉलम में 11,250, इंटरेस्ट कॉलम में 11,250। तो अब अपना 1 मई हो गया और 1 अगस्त हो गया, उसके बाद कौन सा डेट आएगा? 30 सितंबर, 30 सितंबर को इंटरेस्ट कलेक्ट करना है, 30 सितंबर को इंटरेस्ट कलेक्ट करना है। तो 30 सितंबर को बाय बैंक,
बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि सेल के लिए भी बाय बैंक लिखते हैं अपन, तो इसके लिए अपने समझने के लिए अपन लिख रहे हैं बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो। अच्छा, जब इंटरेस्ट रिसीव करते ना तो सीधा सीधा अपन डेबिट फेस वैल्यू टोटल माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू टोटल इंटू 13.5% इंटू 6 मंथ्स, 6 महीने का लेना है डायरेक्टली। ठीक है, तो अपने पास डेबिट पे फेस वैल्यू कितना है टोटल 7.5 लाख, क्रेडिट पे कितना है कुछ भी नहीं है, तो 7.5 लाख पे 13.5% 6 महीने का कितना 50,625, 50,625 डायरेक्ट इंटरेस्ट कॉलम में, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। चलो 30 सितंबर के बाद नेक्स्ट डेट पे ट्रांजैक्शन कब हुआ, 1 अक्टूबर को हुआ क्या सेल, हाँ नेक्स्ट डे पे सेल हुआ 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2019 माय बैंक 2 लाख रुपए का फेस वैल्यू का सेल करे, अमाउंट कॉलम में 2,06,000, इंटरेस्ट कॉलम में डैश, इंटरेस्ट कॉलम में डैश बिकॉज ऑन 1 अक्टूबर देयर इज नो इंटरेस्ट एक्रूड। तो जिसको भी सेल करें अपन ने वो सामने वाला इंटरेस्ट का पोर्शन नहीं देगा, वो बोलेगा भाई एक दिन पहले तुमने ले लिया 6 महीने का इंटरेस्ट, तो आज पहला दिन है एक्रू होने का, तो यहां तक इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, अभी जीरो है। ठीक है, तो 2,06,000 और इंटरेस्ट डैश। चलो 1 अक्टूबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ, नेक्स्ट अब डायरेक्टली ईयर एंडिंग आएगा क्या, ईयर एंडिंग आएगा डायरेक्ट, तो ईयर एंडिंग पे देखो क्या क्या इवेंट होने वाले हैं। 31 दिसंबर यहां पे अपने को एक तो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस पे, उसके बाद में इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री करनी है, इंटरेस्ट एक्रूड, क्योंकि ईयर एंडिंग है तो इंटरेस्ट एक्रूड रहेगा अगर अपने पास क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है तो। उसके बाद में 31 दिसंबर को कन्वर्जन की एंट्री करनी है अपने को, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, 20% कन्वर्जन का बोला ना क्वेश्चन में, तो 3 इवेंट है, मतलब 31 दिसंबर को तीन चीजें अपने को एट ए टाइम सोचना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कन्वर्जन का देखेंगे अपन कि अपन कितने डिबेंचर है, मुझे बोलो 31 दिसंबर को अपने पास 31 दिसंबर को कितने डिबेंचर्स है, ये नया पॉइंट है, 4 क्वेश्चन में नहीं था, ध्यान दो इधर। 7.5 लाख रुपए का डेबिट फेस वैल्यू है और क्रेडिट में 2 लाख रुपए है, इसका मतलब अपने पास एट प्रेजेंट कितने हैं 31 दिसंबर को 5.5 लाख के है, तो 5.5 लाख के फेस वैल्यू के डिबेंचर अपने पास है फेस वैल्यू, और अगर उसका 20% निकालेंगे तो कितना होता 5.5 लाख का 20%, 1,10,000 है ना, तो 1,10,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर अपने को सरेंडर करना है, और सरेंडर कर रहे तो अपने को क्या मिलेगा, उसी कंपनी के इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं, इक्विटी शेयर। अच्छा, ये जो 1,10,000 है फेस वैल्यू है, इसकी अपने लिए वैल्यू कितनी है वो अपने को कैलकुलेट करनी है, क्योंकि फेस वैल्यू और कॉस्ट सेम नहीं रहते। देखो ना यहाँ पे तुमने 5 लाख के फेस वैल्यू कितने में खरीदे 5.25 में, 2.5 लाख के डिबेंचर कितने में खरीदे 2,56,250 में, तो तुमने 1,10,000 के डिबेंचर कंपनी को सरेंडर कर दिया, उसकी वैल्यू 1,10,000 थोड़ी ना है, उसकी वैल्यू क्या है वो अपने को निकालनी है, और वो भी कौन से बेसिस पे निकालनी है, वेटेड एवरेज बेसिस पे, वेटेड एवरेज बेसिस पे निकालनी है, फीफो मेथड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसमें से कुछ सेल भी कर दिया अपन ने, 2 लाख के डिबेंचर 2,06,000 में, इसका भी प्रॉफिट या लॉस क्या है वो भी निकालना पड़ेगा, वो तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर आ जाता, लेकिन बाद में चेक भी कर सकते हैं अपन। तो अब याद करो इन्वेंट्री के अंदर एक मेथड था वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड इन्वेंट्री में था, सेम वही है यहाँ पे भी, एवरी टाइम वी मेक द परचेज द रेट विल चेंज, सेम यहाँ पे वही रूल है, जब जब तुम खरीदेंगे तुम्हारा रेट चेंज होगा। वेटेड एवरेज मेथड क्या बोलता है कि जब जब तुम कोई चीज परचेज करते तो तुम्हारा रेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते देखो यहाँ पे, पहले समझ लो उसके बाद में लिखो, इसका वर्किंग नोट 2 बना रहा मैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कन्वर्टेड डिबेंचर, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कन्वर्टेड डिबेंचर। अब ये क्वेश्चन इतना इजी है क्योंकि इसमें पहली बार जब परचेज किए तब तो वेटेड एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, तब तो वेटेड एवरेज बहुत सिंपल निकलता, क्या है 525 डिवाइड बाय 5,000, एवरेज कैसे निकालते हैं, अपन ने कितने में खरीदे डिबेंचर 5,25,000 में, पहला परचेज जब किए तब वेटेड एवरेज क्या रहता 5,25,000 डिवाइड बाय कितने डिबेंचर खरीदे 5,000, नंबर
कितना 105। ये तो क्वेश्चन में भी दिया था वैसा, बट इसको अपने एक्स इंटरेस्ट प्राइस पकड़े थे, इसके लिए निकालना जरूरी था। तो 105 रुपए में अपने खरीदे एक डिबेंचर 1 मई को, तो ये अपना वेटेड एवरेज रेट हो गया। ओपनिंग कुछ भी नहीं है, अगर ओपनिंग रहता तो ओपनिंग के वैल्यू ऐड करते थे, उसको क्वांटिटी में भी नीचे ऐड कर देते थे। वेटेड एवरेज कैसे निकालते? बिफोर द परचेस कितना वैल्यू का तुम्हारे पास है प्लस खरीदे वाली वैल्यू कितनी है डिवाइड बाय ओपनिंग क्वांटिटी प्लस खरीदे वाली क्वांटिटी। क्वांटिटी डिवाइड करते ऊपर अपन वैल्यू लेते, तो ऐसे वेटेड एवरेज निकलता। तो पहली बार जब अपन परचेस कर रहे 1 मई को, तो उस टाइम पे वेटेड एवरेज क्या रहेगा? जो तुमने खरीदे वाला प्राइस है 105 रुपए एक्स इंटरेस्ट प्राइस, वही तुम्हारा वेटेड एवरेज रेट है। ठीक है, अब सेकेंड टाइम जब परचेस किया अपन ने, सेकेंड टाइम परचेस जब किए ना, तब अपने पास देखो 2,56,250 का खरीदे अपन ने। तो आप कैसे निकालते देखो, सेकेंड टाइम जब परचेस किया उसके पहले सेल हुआ था क्या? देखो एक बार, सेकेंड टाइम जब अपने परचेस किया उसके पहले सेल हुआ था क्या? नहीं हुआ ना, उसके बाद हुआ ना। हाँ, तो क्या करते सुनो, अभी पहले का रेट है 5,000 इंटू 105, ये पहले का रेट, ये फर्स्ट वेटेड एवरेज रेट है तुम्हारा। ठीक है, प्लस अभी जो खरीदे अपन ने उसकी वैल्यू कितनी है खरीदे वाली की? 256,250 256,250 डिवाइड बाय ये 5,000 क्वांटिटी एज इट इज, प्लस अभी जो खरीदे वो कितनी क्वांटिटी है 2,500, ये वेटेड एवरेज रेट आता। अभी क्वेश्चन इसी क्यों है? क्योंकि दो ही परचेज है इसमें। पहले परचेज के टाइम तो रेट भी निकालने की जरूरत नहीं है, सेकंड परचेज के टाइम पे रेट निकालना पड़ता, वो निकाल लिया अपन ने। कितना आ रहा है? कितना आ रहा? 104.16। तो ये क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ज्यादा नहीं होने की वजह से वेटेड एवरेज मेथड बहुत इजी है। कुछ नहीं, अपने को एक ही बार रेट निकालना है, ये फर्स्ट टाइम। कब? सेकंड परचेज के टाइम। पहले परचेज के टाइम तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो रेट तो दिए वाले क्वेश्चन में। सेकंड परचेज के टाइम अपने को रेट निकालना है, तो ये रेट ऐसा निकलेगा। तो अभी देखो यहां पे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कन्वर्टेड डिबेंचर्स। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, वेटेड एवरेज रेट इज इक्वल टू 5,25,000 प्लस 2,56,250 डिवाइड बाय 7,500। कहां से आया? 5,000 वो पहला परचेस और 2,500 सेकेंड परचेस। तो इसका रेट अभी निकाले अपन ने 104.1666। नाउ कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेड डिबेंचर। अब जब तुम कन्वर्ट कर रहे डिबेंचर, तो तुम 5.5 लाख के डिबेंचर तुम्हारे फेस वैल्यू के, उसका 20% कन्वर्जन में देंगे। तो 20% कितना होता है? 1,10,000। उसको क्वांटिटी में डिवाइड ये करो, क्वांटिटी उसकी नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो, कितना आएगा? 1,10,000 डिवाइड बाय 100 कितना? 1,100। तो 1,100 इंटू 104.1667, मतलब तुम जो डिबेंचर कन्वर्ट कर रहे हो उसका वर्थ कितना है? 114,583। ये वैल्यू निकली उसकी। जो तुम डिबेंचर इश्यू कर रहे ना, उसका अपने लिए वर्थ कितना है? 1,14,583, 1,14,583। तो 1,14,583 है ना, ये इतने वैल्यू के अपने को इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, इतने वर्थ है उसकी। ठीक है, इतनी वर्थ है ऐसा कंसिडर करना है उसका। भले ही उसका फेस वैल्यू 10 रुपए होगा, 10,000 क्वांटिटी होंगे, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी क्या है अपने को वो भी नहीं मालूम। फिलहाल में अपने को ये देखना है कि अपने को कितने मिल रहा वो 114। अच्छा, उसकी मार्केट वैल्यू भी दिया अपने को क्वेश्चन में। देखो मार्केट वैल्यू क्या दिया? 15 रुपए दिया एंड ऑफ द ईयर में। जब अपने को कंपनी कन्वर्जन ऑफर दे रही ना, उस टाइम पे 15 रुपए रेट है इक्विटी शेयर का। तो अपने को इनडायरेक्टली कितने के इक्विटी शेयर मिल रहे हैं? 10,000 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं 15 रुपए के हिसाब से। कितने के इक्विटी शेयर मिल रहे हैं? 1.5 लाख रुपए के। अभी कंपनी ऑफर दे रही, कंपनी को भी पता है कि अपना लॉस है यहां पे, क्योंकि अपन जो डिबेंचर ले रहे वो कितने वर्थ के हैं? 114,583। या इसको मैं मार्केट प्राइस से भी मल्टीप्लाई कर लूं तो कितना होता है? देखो इसको मार्केट प्राइस से निकालो, कितना होता है? 1,100 इंटू 106 करो, 106। ये देखो 106 दिया हुआ है मार्केट वैल्यू। ये कब है? 31 दिसंबर को है ये 106 रुपए। तो कंपनी जो डिबेंचर ले रही वापस, कन्वर्टेबल डिबेंचर बोल के जो अपने को दिए थे, अब वो वापस ले रहे हैं, तो कितने के हो रहे हैं? 1,100 इंटू 106 करो, कितना हो रहा है? कितना? 1,16,600। और अपने को इक्विटी शेयर जो दे रहे हैं वो मार्केट पर कितने के? 1.5 लाख के। 1.5 लाख के 15 रुपए रेट है ना मार्केट रेट इक्विटी शेयर का।
तो इसके लिए अपन कन्वर्ट करने को पूरी तरह से रेडी है। 20% कंपनी बोली कन्वर्ट, अपन बोले पूरा करेंगे 20%, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जब 1.5 लाख के इक्विटी शेयर मिल रहे और अपन को 1,16,000 रुपए 600 1,16,600 के डिबेंचर इशू करने पड़ रहे, वापस करने पड़ रहे, तो कभी भी फायदा ही यहाँ पे 30-35,000 का अप्रोक्सीमेट फायदा हो रहा। ठीक है, तो अभी अपन प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये प्रॉफिट अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अभी अपने को क्या देखना है, AS 13 क्या बोलता है कि तुम जो चीज दे रहे उसका कॉस्ट कितना है, देखो पहले कॉस्ट, उसका कॉस्ट है 114, अभी निकाले ना अपन ने 114 कितना आया था, हाँ 114,583, तो 114,583 तुम जो चीज दे रहे 114,583 का दे रहे, और तुम जो चीज ले रहे उसकी वैल्यू 1.5 लाख है। तो तुमको क्या करना है, तुम जो चीज दे रहे हो उसकी वैल्यू को कंसिडर करना है। जब ये इक्विटी शेयर बेचेंगे ना मार्केट में, तभी तुम उसकी इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी भले उसका 1.5 लाख वैल्यू है, लेकिन अभी तुम इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर ऐसा बोले तो डिबेंचर का भी इनकम रिकॉर्ड करो, 106 रुपए वर्थ, तुम्हारा कॉस्ट 106 ही नहीं, तुम्हारा 106 से कम है कॉस्ट। तो जब तुम खरीद रहे तब इनकम कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती, याद रखो। एट द टाइम ऑफ परचेज कभी भी इनकम रिकॉर्ड नहीं होती। मान लो तुमने कोई कम की चीज दे दी और ज्यादा की चीज ले ली सामने वाले से, सामने वाले ने क्यों दिया पता नहीं, अपने को वर्थ 1 लाख की दे दिया और अपने से 80,000 की चीज लिया उसने, तो ये 20,000 को प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते अभी अपन। अब अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अभी अपन ने क्या करना, जो चीज अपने दिए उसकी वैल्यू को, आय वाली वैल्यू को कंसिडर करो, 80,000 रुपए कंसिडर करो। तुमने 80,000 की चीज दी, 80,000 की चीज आ गई, भले उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख होंगे। इसका प्रॉफिट कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, जब तुम वो चीज बेचेंगे। जैसा इक्विटी शेयर जब सेल करेंगे ना, तभी प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा। अपने को इक्विटी शेयर कितने में आया बोलते, 114,583 ये बोलना पड़ता, बट अपने को पता है कि 114,583 ये नहीं है, एक्चुअली अपने को 1.5 लाख के इक्विटी शेयर मिल रहे हैं। सेल कर दो फिर 1.5 लाख में, तब प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लो। जब तुमको ये सेल नहीं करना है, तुमको ऐसा लग रहा है कि ये 1.5 लाख आगे जाके 2 लाख होने वाला है, जल्दी आने वाले, जल्दी 2-4 महीने में, 6 महीने में, इसके लिए तुम होल्ड कर रहे हो उसको, तो होल्ड कर रहे तो ये प्रॉफिट आज नहीं रिकॉर्ड कर सकते अपन। कन्वर्जन के टाइम कभी भी प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होगा। कन्वर्जन के टाइम तुमको क्या करना है, जो चीज तुम दे रहे वो चीज की वर्थ कितनी है वो निकालो, दैट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। जो इक्विटी शेयर अपन कन्वर्जन में ले रहे उसकी वैल्यू वही ले लेना है तुमको। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेड डिबेंचर 114,583, और इसकी एंट्री मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इन डीलिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, मतलब यहां लिखना है अपने को क्रेडिट साइड पे। ये जो डिबेंचर अकाउंट बनाया ना अपन ने, ये नाम इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, लेकिन क्या कौन सा अकाउंट है ये, इन्वेस्टमेंट इन 13.5% ऑफ डिबेंचर ऑफ डी लिमिटेड, ये अकाउंट ये है। तो इसमें इधर साइड में अपने को क्रेडिट पे क्या लिखना है, बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड, ये लिखना है 31 दिसंबर को। और इसकी वर्थ कितनी रहेंगी, वर्थ कितना रहेगा 114,583। ठीक है, और फेस वैल्यू कितना रहेगा, फेस वैल्यू इक्विटी का नहीं आएगा, क्योंकि ये अकाउंट कुछ किसका है, ये अकाउंट डिबेंचर का है ना। तो डिबेंचर कितने के गए अपने डिबेंचर कितने फेस वैल्यू के गए अपने पास से, कंपनी ने ले लिया अपने को 1,10,000, 1,10,000। तो 1,10,000 के डिबेंचर इशू कर दिए, तो फेस वैल्यू में 1,10,000 क्रेडिट कर दो, और अमाउंट कितना लिखेंगे उसका, अपने डिबेंचर का वर्थ कितना था 114,583, तो उतने के अपने पास इक्विटी शेयर आ गए, उतने के इक्विटी शेयर आ गए। ठीक है, तो पहले वर्किंग नोट बना लो, ये वर्किंग नोट पहले बनाओ। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कन्वर्टेड डिबेंचर, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कन्वर्टेड डिबेंचर। अच्छा, ये जो रेट निकाले अपन 104.1666, यही रेट सेम क्लोजिंग स्टॉक को अप्लाई होने वाला है। क्लोजिंग स्टॉक को डायरेक्टली अपने को क्या करना है, फेस वैल्यू निकालना है, उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करके 104 से मल्टीप्लाई करना है, 104.16 से। Cost of converted debenture is equals to 1100 into 104.1666.
दैट इज 114,583। हो गया ये सबका। अब क्या करो, 31 दिसंबर 2019, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड। एक्चुअली एंट्री हो रही इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक इन्वेस्टमेंट जा रहा, दूसरा इन्वेस्टमेंट आ रहा। बट अपन क्योंकि इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट ये एंट्री का कोई मतलब ही नहीं है, तो अपन क्या करें, साथ में उसका नाम भी लिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर डेबिट। अब एक डाउट यहां पे ये आना चाहिए कि ये जो कन्वर्टेड डिवेंचर है इसके इंटरेस्ट का क्या, 31 दिसंबर तक का इसका इंटरेस्ट का क्या, क्योंकि 31 दिसंबर इंटरेस्ट पेमेंट डेट नहीं है। इसके पहले इंटरेस्ट कब दिए थे कंपनी ने, 30 सितंबर। देखो ना ऊपर दो डेट है, 31 मार्च और 30 सितंबर। कन्वर्जन का ऑफरिंग कंपनी कब दे रही है अपने को, 31 दिसंबर। तो 3 महीने के इंटरेस्ट का क्या। अपन वो 4,40,000 की बात नहीं कर रहे, ये 1,10,000 की बात कर रहे हैं। वो 4,40 का इंटरेस्ट अपने को बाद में ही मिलेगा। जो कन्वर्जन हो जा रहा है, जो कंपनी कन्वर्जन करके दे रही है अपने को, कंपनी जिनको इंटरेस्ट देना है, तो ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है वो तो देना ही पड़ेगा ना। तो एक्चुअली कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट डेट क्या है, 31 मार्च 30 सितंबर। लेकिन जब कंपनी खुद होकर ऑफर दे रही है अपने को कि 31 दिसंबर को हम ऑफर दे रहे, जिनके पास जितने डिवेंचर है 20% कन्वर्ट कर लो इक्विटी शेयर में। अब लोगों ने देखा कि भाई डिवेंचर का कितना वैल्यू अपना इतना है, वो इक्विटी शेयर जो देंगे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होती, अपने को कितने इक्विटी शेयर मिलने वाले, वो सब देख के अगर लगा कि ये बेनिफिट वाला ट्रांजैक्शन है, मतलब ये इन्वेस्टर के एंगल से अच्छा है, फायदे का है, ऑफर मिले वाला एकदम बेनिफिट है अपने को, तो उस केस में अपन उसको कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे। बट ये ऑफर कंपनी ने दिया हुआ है और अपन उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये जो 1,10,000 है इसके ऊपर 13.5% इंटू 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो भी कंपनी को देना पड़ेगा उसी डेट पे। एक्चुअली ये डेट नहीं है, लेकिन कंपनी ने ऑफर दिया हुआ है, तो कंपनी को ये क्वेश्चन तो अपन पूछेंगे ना भाई कि हम जो ऑफर आपका एक्सेप्ट कर रहे उसके 3 महीने का इंटरेस्ट का क्या, क्योंकि आज हम दे देंगे तो तुम थोड़ी ना बाद में इंटरेस्ट देने वाले हमको। जब 31 मार्च आएगा 3 महीने के बाद, तब तुम ये 1,10,000 में थोड़ी ना इंटरेस्ट देंगे, वो तब तो हम डिबेंचर रहे ही नहीं उसके। हम तो 1,10,000 तो पहले ही दे दिए तुमको कन्वर्जन में। तो हमको अभी तक का जो भी इंटरेस्ट होता है वो दे दो, इसके ऊपर का, इसके ऊपर का दो, बाकी डिबेंचर का नहीं मांग रहे हम। बाकी डिबेंचर के रेट अपना जो डेट डिसाइडेड है वही डेट रहने दो, 30 सितंबर 31 मार्च। तो यहां पे अपने को क्या है, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट कलेक्ट करना है 1,10,000 पे, 31 दिसंबर 2019, बाय बैंक, बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखो इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेड डिबेंचर्स। ठीक है, वो ये थोड़ा अलग पॉइंट है। जनरली इंटरेस्ट पेमेंट डिसाइडेड डेट पे ही होता, लेकिन क्योंकि कंपनी ने बीच में सडनली कन्वर्जन ऑफर दिया अपने को, तो उस कन्वर्जन पोर्शन के ऊपर अपने को इंटरेस्ट उतने पीरियड का मिलेगा। अभी बाय बैंक लिख के क्या करो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कन्वर्टेड डिबेंचर बोल के लिखो, 1,10,000 पे 13.5% 3 महीने का। कितना, 3713, 3713, 3713। ठीक है, एक्सेप्शन है, कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट डेट जनरली नहीं देती, लेकिन क्योंकि कंपनी का ही ऑफर है तो कंपनी को पहले का इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस डेट तक का। हाँ, जो कन्वर्जन ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि मुझे कन्वर्जन नहीं करना है, उसको तो इंटरेस्ट तभी देंगे कंपनी बाद में, जब ड्यू डेट आएगा तभी देंगे। क्योंकि अपन ने कन्वर्जन ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो कंपनी को ये 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बीच में। कब, जब अपन कन्वर्जन करेंगे तब। तो 31 दिसंबर को कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगी ऑन कन्वर्टेड डिबेंचर्स, 1,10,000 का फेस वैल्यू है, उसके ऊपर अपने को 13.5% 3 महीने का। चलो अब 31 दिसंबर को इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री करनी है।
कितना इंटरेस्ट एक्रूड, कितने अमाउंट पे मिलेगा इंटरेस्ट एक्रूड अपने को? कितना अमाउंट इंटरेस्ट एक्रूड बन रहा? 14,000। कितना आ रहा? देखो ना, सीधा सीधा है, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल। अब कन्वर्जन भी निकाल दो, कन्वर्जन का अपने को मिल गया इंटरेस्ट। तो 31 दिसंबर को वो जो 4,40,000 जो कन्वर्ट नहीं करे उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड हुआ होगा ना, तो उसके ऊपर 13.5% 3 महीने का कितना? 14,850। अच्छा, मैंने बैलेंस कैरिड के सामने मॉड्यूल में जैसा किया वैसा कर दिया, तुम अलग भी लिखे तो चलता। बाय इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट कॉलम में लिखो खाली 14,850 बाय इंटरेस्ट एक्रूड। मैंने बैलेंस कैरिड के सामने लिख दिया इंटरेस्ट कॉलम में, ठीक है, मॉड्यूल में ऐसे दिया हुआ है। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन इंटरेस्ट कॉलम में 14,850, इसका कैलकुलेशन भी लिख के रख लो। 4,40,000 इंटू 13.5% इंटू 3/12 इंटू 3/12। और अब क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मतलब डिबेंचर की वैल्यू। अब अपने पास 4,40,000 के बचे हुए क्या? 4,40,000। इसकी वैल्यू क्या रहेंगे? तो ऑलरेडी अपन ने वेटेड एवरेज रेट निकाला हुआ है 104.1667, यही रेट अप्लाई करना है अपने को। और अपने पास क्लोजिंग में कितनी क्वांटिटी है? क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी ये फेस वैल्यू है 440, 4,40,000 फेस वैल्यू है, डिवाइड बाय 100 करो, 4,400 इंटू 104.1667, 4,400 इंटू 104.1667 कितना आ रहा? 458, हाँ 458,333, 458,333, 458,333। ये 458,333 का भी कैलकुलेशन लिख लो। वेटेड एवरेज रेट से अपन क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लोजिंग क्वांटिटी इंटू वेटेड एवरेज रेट, क्लोजिंग क्वांटिटी इंटू वेटेड एवरेज रेट। अच्छा, अपन ने यहाँ पे ना एक्चुअली मार्केट प्राइस से कंपेयर ही नहीं किया, क्योंकि मार्केट प्राइस उन्होंने दिए वाली है 106 रुपए। मार्केट प्राइस कितना है देखो ना, यहाँ पे डिबेंचर का मार्केट प्राइस कितना है? 106 दिया ना, ये क्या एंड में। और अपना अभी वेटेड एवरेज रेट कितना है? 104.1667। तो विच एवर लेस के हिसाब से क्या आने वाला है? हाँ, तो एक वर्किंग नोट एक्चुअली और थर्ड नंबर की बना सकते हैं। कॉस्ट 4, ऐसा लिख सकते, देखो ठीक है। अगर समझ में आ गया तो जरूरत नहीं बनाने की, बट अगर समझो लिखना ही है तो क्या? पहला पॉइंट कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या आएगा? 4,400 इंटू 104.1667, 1667, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा, अभी कितना आया था कैलकुलेशन? 4,400 इंटू 104.1667, 4,458,333। और पॉइंट नंबर बी मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना है? 4,400 इंटू 106, 106 क्वेश्चन में दिए वाला 106 मार्केट वैल्यू है बोल के, 4,400 106 करो, कितना होता है? कितना? 466, 400, ठीक है। तो पॉइंट नंबर सी, देयरफॉर क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 458, 458 458,333, ब्रैकेट में लिख लो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये जो वर्किंग नोट 3 है ना, ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं अपन। तो या डायरेक्टली अपन 104 और 106 को कंपेयर करके भी लिख सकते हैं कि भाई 104 पे वैल्यू होगा बोल के। ठीक है, तो क्या करो,
बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दिए 458333 458333। तो अब क्या करो, इंटरेस्ट कॉलम सॉरी फेस वैल्यू कॉलम क्लोज कर दो, वो तो टैली हो गया होगा 7.5 लाख पे। इंटरेस्ट कॉलम में निकालो, इंटरेस्ट कॉलम में निकालो 2 P&L, इंटरेस्ट कॉलम के अंदर 2 P&L, ऑलवेज 2 P&L ही आएगा इंटरेस्ट कॉलम में। इंटरेस्ट कॉलम में निकालो 2 P&L, 69,188 माइनस, ये 2 आइटम माइनस कर दो इसमें से, कितना आ रहा, 52,313, 52,313। और अब अमाउंट कॉलम चेक करो कौन सा साइड ज्यादा है, बिकॉज अमाउंट में किधर भी आ सकता P&L, अमाउंट कॉलम में कोई भी साइड हायर रह सकती। तो अमाउंट कॉलम इज एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट कॉलम, 781,250 डेबिट साइड टोटल है। तो बाय P&L आ रहा है यहां पे, बाय P&L कितना, बाय P&L 2334, 2334, 2334। टू डबल थ्री फोर, ठीक है। ये 24434 जो है लॉस है, तो कैसे कैलकुलेट किया हुआ है देखो, लॉस अपना वेटेड एवरेज रेट कितना आया, सेल करने के पहले अपन ने वेटेड एवरेज रेट निकाला तो 104.166 आया क्या, इनटू 2000 क्वांटिटी बेचा अपन ने, 2000 क्वांटिटी, तो अपने लिए 104.1666 कॉस्ट है, 2000 क्वांटिटी बेचे अपन ने, तो अपना वैल्यू कितना हो गया 208,333। और अपन ने बेचे कितने में, 2,06,000 में बेचे, 2,06,000 में बेचे अपन ने, तो 2,06,000 में बेचे, 20833 अपना कॉस्ट है, तो 2333 का लॉस हो गया। ये जो आया ना 2334, ये लॉस यहां पे आ गया कैलकुलेशन। अच्छा, ये कन्वर्जन में कोई लॉस नहीं हुआ, बिकॉज ये तो अपन वेटेड एवरेज रेट से ही निकाला हुआ है, यहां तो जितने में आया उतना ही लिखा हुआ है ना, तो लॉस या प्रॉफिट कैसे हो सकता। कन्वर्जन के अंदर लॉस या प्रॉफिट नहीं होता, कन्वर्जन के अंदर अपन क्या किए, जितना अपना डिबेंचर का कॉस्ट था उतना ही अपन ने इक्विटी शेयर की वैल्यू लिख दिया, ये वाला 114,580। तो इसमें प्रॉफिट या लॉस 1 रुपए का भी नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने बोल दिया कन्वर्जन के अंदर तुम प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो ये 114 जो है ना 114,583, नो प्रॉफिट नो लॉस। अपन ने अपने जो डिबेंचर दिए उसकी वर्थ कितनी थी, वही वर्थ अपन ने इक्विटी शेयर की कंसिडर कर ली, इक्विटी शेयर की, इवन तो उसकी मार्केट वैल्यू और ज्यादा है, 15 रुपए से मतलब 10,000 शेयर का कितना होता, 1.5 लाख रुपए होता। बट अपने को जो कंपनी ने दिया ना, वो 1.5 लाख रुपए के शेयर अपने को कन्वर्जन में दिया हुआ है, तो अपने को कन्वर्जन में अपन ने क्या दिया सामने वाले को 114,583, तो उतने का लिखना है। यहां पे जो 1,10,000 है ना, ये इक्विटी शेयर का नहीं आएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसका अकाउंट है, डिबेंचर का। तो यहां जो 1,10,000 है ये खाली इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू का नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, डिबेंचर। 5.5 लाख के डिबेंचर थे अपने पास, उसमें से 20% कन्वर्जन को दे रहे अपन, तो 1,10,000, वो 1,10,000 यहाँ पे आएगा। ये पूरा अकाउंट डिबेंचर का है ना, तो इक्विटी शेयर का कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, खाली नाम लिख दिया अपन ने, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, और उसकी वैल्यू इतनी। अब अगर समझो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनता है इसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऑफ डी लिमिटेड, और अमाउंट कॉलम में 114,583 जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे। और इक्विटी शेयर के अंदर ये कॉलम नहीं बनता, ये वाला इक्विटी शेयर पे इंटरेस्ट थोड़ी मिलता। अभी अपने इक्विटी शेयर के क्वेश्चन बाकी है, तो इक्विटी शेयर केस में ये कॉलम नहीं बनेगा, डिविडेंड कॉलम बनेगा वहां पे, डिविडेंड। वहां जो कॉलम बनेगा यही फॉर्मेट रहेगा सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, अमाउंट और डिविडेंड, डिविडेंड बोल के रहेगा वहां पे, ठीक है। तो वो जब आएगा तब देखेंगे। तो फिलहाल में ये आंसर हो गया यहां पे कंप्लीट। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो तुम लिख सकते हैं सेल्फ में, मतलब नीचे एक पेज पूरे ब्लैंक छोड़ दो होना तो। क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, कि ओपनिंग इंटरेस्ट एक्रूड अपन ने क्यों नहीं किया, इंटरेस्ट एक्रूड ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग में कुछ था ही नहीं, ठीक है।
31 मार्च का इंटरेस्ट कलेक्शन क्यों नहीं किया? बिकॉज 31 मार्च के पहले अपने पास कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं था। 1 मई को पहली बार खरीदा अपन ने। उसके बाद एंड ऑफ द ईयर में क्या क्या हुआ? एंड ऑफ द ईयर में कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर हुआ। जो कन्वर्जन किया अपन ने, उसके ऊपर का इंटरेस्ट अपन ने कलेक्ट कर लिया कंपनी से। ये भूल जाते बहुत बार अपन, कौन सा? ये वाला। ये भूलने का पूरा चांस है, बिकॉज कन्वर्जन कर लेते अपन, अपने को उसकी वैल्यू वगैरह सब निकालने आती, लेकिन उस डेट तक के इंटरेस्ट का क्या? हाँ, ये कन्वर्जन ऑफर अगर कंपनी ने 1 अक्टूबर को दिया होता, तो अगर ये कंपनी ने ऑफर 1 अक्टूबर को दिया होता कन्वर्जन का, तो उस केस में इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि 30 सितंबर को तो इंटरेस्ट दिया ही था। 1 अक्टूबर को ऑफर दे दिया, अपन ने कन्वर्ट कर लिए 1 अक्टूबर को। तो क्वेश्चन मतलब ये लर्न करने का नहीं है, लेकिन समझने का कि यहां पे इंटरेस्ट क्यों आ रहा? बिकॉज इंटरेस्ट लास्ट टाइम जब दिए थे उसके 3 महीने के बाद कन्वर्जन का ऑफर दिया गया। इंटरेस्ट कंपनी ने जब लास्ट टाइम दिया था उसके 3 मंथ्स के बाद ये ऑफर दिया गया कन्वर्जन का। इसके लिए इंटरेस्ट कलेक्ट करना पड़ रहा अपने को। किसका इंटरेस्ट? कन्वर्टेड डिबेंचर का, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कन्वर्टेड डिबेंचर। ठीक है, तो एक तो कन्वर्जन का एक नया पॉइंट था, उसका इंटरेस्ट कलेक्ट किया अपन ने, क्योंकि उसमें टाइम गैप था बीच में। तो ये कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट डेट नहीं है, लेकिन जो कन्वर्टेड डिबेंचर है वो कन्वर्ट कर ले रहे बोल के अपने को उसका इंटरेस्ट भी कंपनी से कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये वैल्यू, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचरी लेस के हिसाब से। ठीक है, और इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री 31 दिसंबर को। इंटरेस्ट एक्रूड अपने पास 4,40,000 के डिबेंचर अभी भी है, तो उसके ऊपर 13.5% 3 महीने का इंटरेस्ट 14,850। ठीक है, और बाद में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किए तो लॉस आया। वो लॉस किसके ऊपर आया? खाली सेल के ऊपर। ये जो सेल किए ना उसी का लॉस है ये 2334। ठीक है, जो अपन यहां पे कैलकुलेट करके देखा कि 2334 कैसे आया वाला है। तो अपना कॉस्ट है 104.1666 इंटू 2000, और अपन ने बेचे 2,06,000 में, तो ये लॉस आ गया 2334 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक ये डेट वाला लास्ट क्वेश्चन है, या इसका देखा था होगा तो होगा। 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो डेट वाला लास्ट है, इसके बाद इक्विटी शेयर के क्वेश्चन है। मिस्टर मधुकांत, निकालो क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर मधुकांत हेल्ड that means there is opening balance 100 डिबेंचर्स 106% स्टॉक, एक्चुअली स्टॉक बोल के दिया हुआ है। ठीक है, स्टॉक का मतलब जरूरी नहीं है कि वो अपने बिजनेस के अंदर अपन जो स्टॉक वर्ड यूज करते वो रहना। ठीक है, अभी इंडिया में जैसा शेयर मार्केट बोलते हैं ना, वैसे इंडिया के बाहर दूसरे कंट्री में स्टॉक मार्केट बोलते हैं, स्टॉक मार्केट। तो ये जो स्टॉक है ना, ये डिबेंचर का मतलब डिबेंचर की जगह पे उन्होंने स्टॉक वर्ड यूज किया। 6% स्टॉक, इसका मतलब ये जो स्टॉक है इसके ऊपर 6% से इंटरेस्ट मिलेगा। 6% से इंटरेस्ट। शेयर्स नहीं है ये, क्योंकि शेयर्स रहते तो फिर परसेंटेज फिक्स नहीं रहता है। प्रेफरेंस शेयर के रहता, इक्विटी शेयर का परसेंटेज फिक्स नहीं रहता। इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स नहीं रहता। तो यहां पे ये जो स्टॉक है ना, ये डिबेंचर की जगह पे वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको अपन भी स्टॉक बोल के वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, 6% स्टॉक एट द रेट ऑफ 102। तो 100 स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 102, ये इनका कॉस्ट है। 100 into 102 करो, कितना होता? 10,200, 10,200 इनका कॉस्ट है। ऑन 1/1/2018 ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर। देखो ये ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट पे दिया? 1/1/2018। इंटरेस्ट पेमेंट डेट क्या है? 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट एक्रूड नहीं रहेगा, क्योंकि 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस दे रहा, इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था? 31 दिसंबर, लास्ट अगले एक दिन पहले तो मिला था। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस रहेगा लेकिन इंटरेस्ट एक्रूड नहीं रहेगा। इंटरेस्ट एक्रूड नहीं आएगा। जो अभी तक अपन इंटरेस्ट एक्रूड कर रहे थे ना, वो क्यों कर रहे थे? बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट डेट और ईयर एंडिंग डेट मैच नहीं हो रहा था।
अब ये ईयर का बिगिनिंग तो दे दिया, ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी का, इसका मतलब इसका ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है, और 31 दिसंबर ईयर एंडिंग है इन्वेस्टर का, इंटरेस्ट पेमेंट डेट भी 31 दिसंबर है, 30 जून और 31 दिसंबर। तो इसमें ना तो ओपनिंग में इंटरेस्ट एक्रूड आएगा ना तो क्लोजिंग में आएगा, इंटरेस्ट एक्रूड नहीं आएगा। द फॉलोइंग वेयर इज ट्रांजैक्शन इन द सेम स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ठीक है, 1/3/2018 bought 200 stock X interest at the rate of 104. 31st August 2018 sold 100 stock X interest at the rate of 106. 1/10/2018 bought 300 stock cum interest at the rate of 105. 30th November 2018 sold 200 stock cum interest at the rate of 107. हर एक का कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट दिए वाला है, बॉट सोल्ड सब चीज एकदम क्लियर है। ठीक है, नंबर भी दिए वाले हैं। अज्यूमिंग, हाँ ये नया पॉइंट है इसके अंदर, अज्यूमिंग ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1/4%। एक मिनट, 1/4% बोल रहा, मतलब 0.25%। 100 रुपए के ऊपर 25 पैसे, 25 पैसे ब्रोकरेज है, मतलब 100 रुपीज की वैल्यू है तो 0.25 परसेंटेज है, 0.25 परसेंटेज है, मतलब 1 रुपए का भी 1/4 हिस्सा। ठीक है, तो 0.25% ब्रोकरेज है। ड्रॉप द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मधुकांत। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट एज ऑन द डेट ऑफ सेल। ये भी एक नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में। वो क्या बोल रहा है कि तुम प्रॉफिट या लॉस जब कैलकुलेट कर रहे तो एंड में मत कैलकुलेट करो, जब जब सेल करेंगे तब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो। मतलब क्वेश्चन में 2 बार सेल है तो 2 बार प्रॉफिट या लॉस निकालना है अपने को। क्वेश्चन में 2 बार सेल होने वाला है तो दोनों बार प्रॉफिट या लॉस निकालना है अपने, 2 टाइम्स प्रॉफिट या लॉस। एज ऑन द डेट ऑफ सेल निकालो बोल रहा प्रॉफिट या लॉस। तो तुमने पहले जब सेल करे होंगे, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब सेल किए तब प्रॉफिट या लॉस निकालो, उसका कितना हुआ लिख दो। फिर और एक बार जब सेल करेंगे, 2 बार सेल है क्वेश्चन में 2 बार सेल है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, 2 परचेज है 2 सेल है ये क्वेश्चन के अंदर, तो 2 टाइम्स सेल है तो 2 टाइम्स P&L निकालो बोल रहा हूं। ठीक है, इग्नोर इनकम टैक्स एंड स्टैंप ड्यूटी, इग्नोर इनकम टैक्स एंड स्टैंप ड्यूटी। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नया पॉइंट है ब्रोकरेज वाला एक। ठीक है, ब्रोकरेज। तो अभी ब्रोकरेज का जो पॉइंट है वो एट द टाइम ऑफ परचेस एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस ब्रोकरेज इज योर कॉस्ट। परचेस के टाइम ब्रोकरेज ऐड होता। ठीक है, अब इसको लर्न करने के लॉजिकली समझो। कोई चीज तुम खरीद रहे, तुमको ब्रोकर के थ्रू खरीदना पड़ रहा, तो खरीदे वाली प्राइस पे तो तुम्हारा कॉस्ट है ही है, इसको जो देंगे वो भी खर्चा ही रहेगा तुम्हारा। तो ब्रोकरेज ऐड होता खरीदते वक्त, परचेस के टाइम ये कॉस्ट हो जाता तुम्हारा। परचेस कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस ब्रोकरेज। एंड सेल के टाइम पे सेल वैल्यू, नेट सेल वैल्यू ऐसा लिखेंगे, नेट सेल वैल्यू इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस माइनस ब्रोकरेज। सेल के टाइम पे तुम ब्रोकर के थ्रू सेल कर रहे हैं तो सामने वाला पैसे तुमको देगा, इसमें से तुमको कुछ पैसा ब्रोकर को देना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए नेट प्राइस क्या मिलेगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस माइनस ब्रोकरेज। अब ये क्वेश्चन है कि ये जो ब्रोकरेज है 0.25%, ये किस पे कैलकुलेट करना, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे करना, कम इंटरेस्ट प्राइस पे करना, कौन से वाले प्राइस पे करना। तो जो प्राइस अपने को क्वेश्चन में दिए वाली है, अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दिया तो ब्रोकरेज कम इंटरेस्ट पे निकलेगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया क्वेश्चन में तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे निकलेगा। मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन है, उसमें भी उन्होंने भी वैसे किया हुआ है। जो प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा बायर और सेलर के बीच में, एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो, ब्रोकरेज उस पर ही कैलकुलेट होता। ब्रोकरेज कैलकुलेशन जो है, जो प्राइस डिसाइड होंगी उसी पे कैलकुलेट होगा। देखो अभी अपना जो वर्किंग नोट 1 है, जो अपन अभी तक बना रहे थे, उसमें थोड़ा चेंज रहेगा फॉर्मेट में। ये वर्किंग नोट 1 में देखो थोड़ा सा कॉलम में पहले यहां तक था, ये यहां तक कम इंटरेस्ट तक, अब 2 कॉलम एक्स्ट्रा बन गए उसके अंदर। 2 कॉलम एक्स्ट्रा क्या है, ब्रोकरेज और नेट। अब ब्रोकरेज जो है 0.25% अपन किस पे निकालेंगे, क्वेश्चन में प्राइस एक्स इंटरेस्ट है तो एक्स इंटरेस्ट पे निकालो ब्रोकरेज, क्वेश्चन का प्राइस जो है कम इंटरेस्ट है तो कम इंटरेस्ट पे निकालो।
ब्रोकरेज, यहां तक का सेम है कैलकुलेशन, यहां तक का कैलकुलेशन अपन जैसा करते थे वैसा ही है, सेम टू सेम, ये वाला पहले 8 कॉलम। अब इसमें नया पॉइंट आ गया ब्रोकरेज का एक और नेट वाला। तो अब अपना जो अपन अमाउंट कॉलम में यहां पे लिखते थे, परचेस किए तो अमाउंट कॉलम में जो लिखते थे ना अपन, अभी तक कौन से कॉलम का लिखते थे अमाउंट कॉलम में, अमाउंट, ये अमाउंट कॉलम में अपन वर्किंग नोट से कौन सा अमाउंट लिखते थे, एक्स इंटरेस्ट कॉलम, एक्स इंटरेस्ट कॉलम लिखते थे ये वाला। इसमें जो अमाउंट रहते थे ये वाले, ये अमाउंट्स को अपन लिखते थे। बट अभी ये क्वेश्चन में इसमें का लिखना है, नेट बोल रहा ना मैं, परचेस कॉस्ट क्या रहेगा तुम्हारा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस ब्रोकरेज इज इक्वल टू नेट। और सेल के टाइम पे क्या करना है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस माइनस ब्रोकरेज इज इक्वल टू नेट। इसके लिए यहां पे नेट पे स्टार मारा हुआ है, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। ये नेट कॉलम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने स्टार किया, एग्जाम में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने को सीधा फॉर्मेट बना के सॉल्व करना है। तो नेट का एक्सप्लेनेशन क्या है, नेट कॉलम अमाउंट इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस ब्रोकरेज ऑन परचेस एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस माइनस ब्रोकरेज ऑन सेल। तो यहां पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो परचेज वाले ट्रांजैक्शन में अपन क्या करेंगे, एक्स इंटरेस्ट प्लस ब्रोकरेज इज इक्वल टू नेट, प्लस करेंगे यहां पे कैलकुलेशन के अंदर। और जब सेल वाले नीचे लिखेंगे तो सेल वाले में एक्स इंटरेस्ट प्राइस माइनस ब्रोकरेज इज इक्वल टू नेट। तो नेट अमाउंट जो कैलकुलेशन है वो परचेज के लिए अलग है, सेल के लिए अलग है। और व्हाट यूज ऑफ नेट क्या है, नेट कॉलम का यूज का क्या है, ये नेट कॉलम जो यूज है ना वो अमाउंट कॉलम में जाएगा। अब ये जो अमाउंट कॉलम में यहाँ के परचेज का अमाउंट जाएगा, ये सेल वाला अमाउंट यहाँ का जाएगा नेट वो अमाउंट कॉलम में, मेन अकाउंट के अंदर। ये जो मेन अकाउंट है इसमें अमाउंट कॉलम के अंदर जो अमाउंट आने वाला है वो अब एक्स इंटरेस्ट वाला नहीं आएगा, नेट वाला आएगा। क्योंकि ब्रोकरेज कंसिडर करके अपन लिखेंगे ना, कॉस्ट रहो या सेल रहो, तो वो वाली वैल्यू अपने को यहां पे लेनी है। सेल रहा तो क्रेडिट साइड, परचेज रहा तो डेबिट साइड में। ठीक है, तो फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया, एक दो कॉलम इंक्रीज हो गए इसके अंदर जब जब ब्रोकरेज आएगा। और ब्रोकरेज किस पे कैलकुलेट करना है, गिवन प्राइस पे। कम इंटरेस्ट दिया तो कम इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करो, एक्स इंटरेस्ट दिया तो एक्स इंटरेस्ट पे करो। ठीक है, पहले ऐसा था इंस्टीट्यूट के पुराने मॉड्यूल में 7-8 साल पहले, ये ऐसा था कि वो ब्रोकरेज क्या करते थे, नीचे अजम्पशन लिख के सॉल्व करते थे, अज्यूमिंग दैट ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड ऑन एक्स इंटरेस्ट प्राइस। दी वाली प्राइस पे नहीं कैलकुलेट करते थे, पूरे के पूरे एक्स इंटरेस्ट पे निकालते थे अजम्पशन लिख के। लेकिन अभी इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल में जो आंसर्स है उसके हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, जो प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी पे ब्रोकरेज निकालो। एक्स इंटरेस्ट पे हो रहा तो एक्स इंटरेस्ट पे निकालो, कम इंटरेस्ट पे हो रहा तो कम इंटरेस्ट पे निकालो ब्रोकरेज। ठीक है, तो फिलहाल में अपन तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जैसा दिया वैसे ही सॉल्व करेंगे। ब्रोकरेज शुड बी कैलकुलेटेड ऑन गिवन प्राइस, गिवन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, आइदर एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, जो भी दिए वाला है वो। ठीक है, परचेज के टाइम ब्रोकरेज ऐड होता, सेल के टाइम ब्रोकरेज लेस होता। किस में ऐड करना, किस में लेस करना है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस में। ऐड और लेस किस में करना है अपने को, एक्स इंटरेस्ट प्राइस में, एक्स इंटरेस्ट प्राइस में करना है। तो अब एक्स इंटरेस्ट कॉलम का रिलेवेंस खत्म हो गया, जो अपन लिखते थे मेन आंसर में एक्स इंटरेस्ट कॉलम, एक्स इंटरेस्ट प्राइस का अमाउंट लिखते थे ना मेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर, अब वो काम नहीं, अब ये कॉलम का काम का है, नेट वाला काम का है। ठीक है, तो आगे क्या दिया इसमें देखो। और हाँ, ये क्वेश्चन में एक नया और एक पॉइंट है कि प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑन द बेस ऑफ एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट एज ऑन द डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल के टाइम पे ही तुम प्रॉफिट या लॉस निकालो बोल रहा हो। ठीक है, और मॉड्यूल के अंदर भी हर क्वेश्चन में नहीं भी बोला तो उसने प्रॉफिट या लॉस हर सेल पे निकाला हुआ है, जब जब सेल करे प्रॉफिट या लॉस निकाला उसने। तो अपने आंसर गलत नहीं हुए मॉड्यूल के अंदर, और अपन ने क्रॉस चेक किए। देखो एक एक सेल का निकालना बहुत डिफिकल्ट नहीं जाएगा, मतलब वो भी एकदम इजी है कि पहला सेल जो हुआ उस पर प्रॉफिट कितना हुआ, दूसरा सेल कितना हुआ उस पर प्रॉफिट कितना हुआ, दोनों का टोटल करेंगे तो अपने आंसर से मैच ही होता। ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है उसमें उन्होंने 2 बार सेल किया तो 2 बार प्रॉफिट निकाला हुआ है। बोलो या मत बोलो, क्वेश्चन में बोला भी नहीं है 2 बार सेल है तो 2 बार प्रॉफिट निकाला, 1 बार सेल है तो 1 ही बार निकाला हुआ है। तो अपन ने अभी तक के क्वेश्चन में जहां जहां 2 सेल थे, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सेल थे, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सेल थे, 1 में 1 ही सेल था, सेकंड नंबर में 2 सेल थे, थर्ड नंबर जो होमवर्क था उसमें 2 सेल है। तो जितने भी क्वेश्चन में 2 सेल है ना, वहां पे अपन ने कंबाइंड प्रॉफिट निकाला दोनों सेल का बैलेंसिंग फिगर P&L अकाउंट निकाला अपन ने, क्रॉस चेक भी किया अपन ने, लेकिन मॉड्यूल में इंडिविजुअली निकाला हुआ है। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअली निकालना बहुत हार्ड नहीं है, तुमको वैसे करना है तो वैसे भी मतलब कर सकते हैं, इंडिविजुअल P&L अकाउंट निकाल लो। इसमें तो बोल ही दिया ये क्वेश्चन में, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन द बेस ऑफ एवरेज कॉस्ट एज ऑन द डेट ऑफ सेल। ठीक है,
तो अब तुम मॉड्यूल भी, डेट वाले क्वेश्चन मॉड्यूल के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ अभी बचा हुआ नहीं है नया पॉइंट। ये टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए समझ लो अपने, जिसमें डिबेंचर्स, डेट डेट वाले जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ये क्वेश्चन को। मॉड्यूल के अंदर देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो डेट से रिलेटेड है, और लास्ट में सेल्फ प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें सेकंड और थर्ड डेट से रिलेटेड है। बस 3 ही क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है। बाकी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी वाले, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट मतलब डेट में भी है, इक्विटी शेयर में भी है, तो उसके 2-3 अकाउंट बनते। फिर जो अभी एग्जाम में 20 मार्क के लिए क्वेश्चन आया ना, तो वो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट वाला है। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट मतलब क्वेश्चन बड़ा रहता, उसमें डिबेंचर में भी इन्वेस्टमेंट किया वाला रहता, उसका अकाउंट अलग बनाना, एक फॉर्मेट और इक्विटी शेयर उसमें अलग बनाना, तो वैसे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट। तो अभी तुमको मॉड्यूल कंप्लीट करना है तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, मॉड्यूल खत्म हो जाता है डेट के रिलेटेड। इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड लास्ट में सेल्फ प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, क्वेश्चन 2 एंड 3।